नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकाशा डिजायर में। इस बेहद खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी स्टेट पीसी साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए सहायक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसके साथ जुड़े रहिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने नियर वन के साथ इसको बढ़ाते रहिए और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ने में अपना सहयोग दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स को। पिछले सप्ताह की शुरुआत में लाहौर किले में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट ऊंची कांस्य जो घुड़सवार की मूर्ति थी उसको तोड़ दिया गया है। भारत ने इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज लोग हैं उनके खिलाफ जो हिंसा घटनाएं हो रही हैं वो खतरनाक ढंग से बढ़ती रही हैं। 20 अगस्त को मालाबार विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मोपला, जिसे मुस्लिम दंगों के रूप में भी इसको जाना जाता है। केंद्रीय बिजली और एमएनआरआई मंत्री ने हाल ही में पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। उन्होंने किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के महत्व पर जोर दिया है, जो उन्हें सिंचाई गतिविधियों के लिए बिजली का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने हेतु उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है। कर्नाटक राज्य मेंटल हेल्थ ट्रिब्यूनल का गठन प्रक्रिया में कोशिश कर रहा है। चीन की विधायिका ने देश के परिवार नियोजन के नियमों में औपचारिक रूप से संशोधन कर दिया है। अब वहाँ के युगल जो शादीशुदा जोड़े हैं वो अब 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको अनुमति दे दी गई है। इसका प्रमुख कारण है वहाँ पे जन्म दर लगातार घटती जा रही है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पीछे जा रही है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के एक प्रमुख संशोधन किगाली संशोधन की पुष्टि करने का निर्णय लिया है। कैलिफोर्निया के भौतिकवादी ने फुट फुटबॉल के 3 मैदानों के आकार के लेजरों का उपयोग करके सनलाइन से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की है। यह एक नए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के विकास की आशा प्रदान करता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे आज हज़ारा अफगानिस्तान के बारे में और साथ ही करेंगे बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं उन पेपर्स के बारे में, उन टॉपिक के बारे में जो जीएस पेपर 1 से लिंक है। सबसे पहले देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो 28वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं उससे संबंधित है। अगर रणजीत सिंह की कनेक्शन देखें लाहौर साथ, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। महाराजा रणजीत सिंह 1780 से लेकर 1839 तक का इनका जो जीवन काल रहा है उसमें से 1799 लाहौर पर इन्होंने कब्जा किया। इन्होंने कब्जा तब किया जब उन्हें हिंदू, मुस्लिम और सिख जो वहाँ के जो अमीर लोग थे उन्होंने वहाँ पर शासन करने के लिए उनको आमंत्रित किया। तो ये महाराजा रणजीत सिंह की फोटो है। साथ ही साथ उन्होंने लाहौर में शांति सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव को वहाँ के पुनर्जीवित किया। उन्होंने 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया और इसके अलावा अन्य समुदायों के लिए धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ शासन के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया। अगर उन्होंने बात की है तो उन्होंने काम क्या करा, उन्होंने लाहौर के किले की मरम्मत कराई। आपको बता दें लाहौर के किले को बनाया था बादशाह अकबर ने। उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, उन्हें शेर पंजाब की उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने लाहौर में अफगान आक्रमणकारियों को जवार को रोक दिया था, जो उनकी मृत्यु तक उनकी राजधानी बना रहा। अगर हम देखें कि इस टाइम पे लाहौर कहाँ पे, तो ये भारत है। भारत के उत्तर पश्चिम में लगा हुआ पाकिस्तान, उसके ऊपर है अफगानिस्तान। तो ये था लाहौर, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी और इन्होंने अपनी सेना को आधुनिक तरीके से सजाया हुआ था। ये इकलौते राजा थे जो उस टाइम पे जब ये मरे तो ये सबसे इकलौते राजा थे पूरे इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं आए थे और खुद को उन्होंने एक संप्रभु नेता के रूप में घोषित कर रखा था। आइए बात कर और उनका स्थापत्य योगदान देखना उन्होंने क्या किया है। तो आपको बता दें हरमिंदर साहब, पहले हरमिंदर साहब था। उसके बाद में जब अमृतसर को उन्होंने हरमिंदर साहब पे उन्होंने उसको पूरे मंदिर को स्वर्ण से ढक दिया, तभी उसका नाम स्वर्ण मंदिर रखा गया है। तो अब जो स्वर्ण मंदिर पहले हरमिंदर साहब था उस पर स्वर्ण चढ़ाने का श्रेय जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। आइए बात करते हैं 1921 का मालाबार विद्रोह के बारे में। तो इसको मोपला विद्रोह के भी कहा जाता है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये आधुनिक भारतीय इतिहास जो 28वीं शताब्दी से लेकर मध्य से लेकर जितनी वर्तमान घटनाएं हैं उनके ऊपर चर्चा में है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये आप केरल में जाएंगे, ये है मोपला विद्रोह, ये इसकी बात की जा रही है साउथ में। इसमें अक्सर दक्षिणी भारत में पहला राष्ट्रवादी विद्रोह के रूप में माना जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था, इस दंगे में मालाबार क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या हुआ, सैकड़ों हिंदुओं की मौत हुई थी। लेकिन आज भी ये बहस बना हुआ है कि हिंदुओं की मौत हुई थी, मुस्लिम बहस हुई थी, किसकी मौत हुई, इसकी बहस का मुद्दा बना हुआ है। अगर मोपला की बात की जाए तो ये मोपला 1921 में क्या हुआ था, यहाँ पे मोपला विद्रोह या जिसे मोपला दंगा के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। मालाबार उत्तरी केरल में स्थित है। वहाँ पे ब्रिटिश और हिंदू लोग जमींदार थे और वहाँ पे जो किसान थे वो मुस्लिम थे। उन्होंने इसके खिलाफ दंगा किया। वर्ष 2021 में विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए आपके पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से जुड़ा एक और घटना है बैगन त्रासदी। तो बैगन त्रासदी में क्या हुआ था, ब्रिटिश दमन की उल्लेखनीय घटना बैगन त्रासदी थी। जब जेल जाने के रास्ते में लगभग 60 मपिल्ला जो कैदी थे उनको एक बंद रेलवे मॉल में उसके अंदर बंद कर दिया गया था, उस डिब्बे के अंदर, जिसमें क्या हुआ था उनकी 60 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। आइए बात करते हैं उन टॉपिक के बारे में जिसका लिंक इस पेपर 2 से है। तो पीएम कुसुम योजना के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक लिंक है सरकार की नीतियां और उनके हस्तक्षेप के बारे में। पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म देखी जाए, अगर क्वेश्चन आता है, यह है प्रधानमंत्री
किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान इसकी पूरा फुल फॉर्म है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान स्कीम है। अगर इस योजना की बात की जाए तो ये किस डिपार्टमेंट में, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, किसानों को क्या करता है, सौर पंप होते हैं जो सोलर प्लेट लगा के क्या करता है, उनको जोड़ के ग्रिड करके क्या करता है, उनको जल निकालने में या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। इसको फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य ये था, वित्तीय एक लाभ मिले किसानों को उनके बिजली बेच के, और साथ ही साथ क्या हो, वो अपना जल निकाल के अपनी सिंचाई कर पाए, उन्हें जल सुरक्षा मिल सके। इसका लक्ष्य देखें 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा व अन्य नवीकरणीय क्षमता को जोड़ना है। अगर और इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें तो कुसुम योजना के प्रावधानों के अनुसार ग्रिड से जुड़े जितने भी कृषि पंप हैं उनको केंद्र व राज्य की सब्सिडी मिलती है। तो 30% सब्सिडी देती है केंद्र, 30% देती है राज्य और 40% लगाता है किसान। अगर आपको पूरे खर्चे अगर 1 लाख आता है उसमें आपको 30,000 केंद्र सरकार से मिलेगा, 30,000 राज्य सरकार से मिलेगा और 40,000 आपको खुद का लगाना होगा। इसे फीडर लेवल सोलराइजेशन में भी इसको शामिल किया गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मेंटल हेल्थ के बारे में एक ट्रिब्यूनल गठन किया है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हैं, तो आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि WHO ने भी बताया है कि जो अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी क्षमताओं का एहसास तो पूरा नहीं कर पाता है, साथ ही साथ क्या तो तनाव का सामना करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहती है और समुदाय में अपना योगदान करने में सक्षम पूरी तरह से नहीं हो सकता है। अगर मेंटल हेल्थ के अगर देखें कौन कौन निर्धारित तत्व हैं तो उसमें बेसिकली 3 हैं। एक है बायोलॉजिकल, दूसरा है सोशल और तीसरा है साइकोलॉजिकल। अगर आपको बायोलॉजिकल बात की जाए तो किसी इंसान की कितना हेल्थ कैसी है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसी है, या फिर उन्होंने क्या कर रखा है कि ड्रग इफेक्ट, उन्होंने कोई ड्रग यूज किया है और क्या होता है तो उसमें दिक्कत देता है। अगर समाज की बात की जाए तो आपको सबसे पहले आपके अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ संबंध कैसे हैं, आपको अपने परिवार के साथ संबंध कैसे हैं और उनके रिलेशन कैसे हैं, वो भी डिसाइड करते हैं आपकी मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन देखें तो आपके अंदर दूसरों के साथ घुलने मिलने की क्षमता कैसी है, सोशल इंटरेक्शन आप कैसे करते हैं, आपके अपने खुद के परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, खुद के लिए आप क्या सोचते हैं, वो आपके मेंटल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। अगर ये देखें मैं टॉपिक इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए ट्रिब्यूनल के बारे में तो हुआ क्या है, जैसे आपको पता है कि अभी कोरोना चल रहा था, कोविड-19 महामारी के बाद हुआ क्या है कि सामान्य लोगों में सबसे ज़्यादा देखी गई है जो असाधारण स्थिति क्या देखी गई है कि लोग लगातार क्या अवसाद का शिकार हो रहे हैं, मेंटल डिप्रेस का शिकार हो रहे हैं, उनमें चिंता होती जा रही है, वो डिप्रेस हो रहे हैं, उन्हें नींद कम आ रही है, साथ ही साथ उनकी बायोलॉजिकल कंडीशन बिगड़ गई है, उनकी भूख नहीं लग रही है, उन्होंने कई लोगों ने डिप्रेशन में आके क्या किया, मादक पदार्थों, अल्कोहल, शराब का सेवन शुरू और ज़्यादा कर दिया है। साथ ही साथ क्या है उसमें अब ज़्यादातर वर्ग इसमें क्या ज़्यादातर ये घाट क्या हो रहा है, ये संकट सामने आ रहा है। इसके खिलाफ हो क्या रहा है कि लोगों के घर में लड़ाई दंगे, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, समाज लोग अलगाव महसूस कर रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग समय में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं सबसे ज़्यादा उन्हें कष्ट हो रहा है और उसमें भी कौन है, जो महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोग। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। इस क्षेत्र में अगर देखें भारत ने क्या 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 किया है तो भारत ने WHO 20 के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में जितने पूरे विश्व में जितनी भी मौतें होती हैं उसकी 36.6% मौतें का केवल भारत में हो रही हैं, आत्महत्या लोग कर रहे हैं। पूरे विश्व में 100 लोग मर रहे हैं, उसमें लगभग 37 लोग भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो सबसे अधिक जो डिप्रेशन का शिकार यहाँ पे हैं 7.5% लोग जो 2020 के आंकड़ों के अनुसार हैं। लेकिन ये भी बोला गया है कि हो सकता है कि 2020 जब आंकड़े आगे लाए जाएंगे तो ये 7.5% कहाँ तक बढ़ जाएगा, 20% तक बढ़ जाएगा, यानी कि 100 में से हर 20 आदमी टेंशन और अवसाद का शिकार होंगे। अगर साथ ही और डाटा की बात की जाए तो भारत में लगभग 56 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पर अवसाद से ग्रसित हैं और 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर चिंता के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए अगर भारत में देखें क्या क्या संवैधानिक कानूनी आदेश दिए गए हैं तो भारत का अगर आर्टिकल 21 देखें जो कि सम्मानजनक जीवन अधिकार के संबंधित है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के अधिकार तक इसको विस्तारित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत इसको मान्यता मिली थी, यानी कि आपको ये मौलिक अधिकार है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल सरकार द्वारा की जाए। वहीं अगर DPS की बात की जाए आर्टिकल 47 में, इसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य को कर्तव्य बताया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला अपना दोबारा दोहराया जिसमें बात बोली गई थी जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकार हैं या जो बीमारियां हैं वाले व्यक्ति को क्या है सम्मान के साथ जीवन जीने का उन्हें अधिकार होना चाहिए। अगर समय की मांग देखें इस टाइम पे है क्या, तो हमारे जितना भी स्वास्थ्य बजट बनता है उसमें क्या है मेंटल हेल्थ के देखभाल के लिए उसका रेशियो बढ़ाया जाए, उसके रुपए का। साथ ही साथ क्या किया जाए, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो ट्रेन किया जाए जो मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ के लिए उसमें देखें, क्योंकि आजकल क्या होता है इसको एक बीमारी समझ जाए तो लोग पागल करने लगते हैं, बल्कि उनके स्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कुछ जागरूकता अभियान चलाए जाएं जो स्वच्छ मानसिकता अभियान के साथ जुड़े हों, जो मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाएं और लोगों में संवेदनशीलता लाएं। अगर आपको देखें मेंटल हेल्थ 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अगर इसमें आपको लोगों को सही करना है तो आपको आपस में जुड़े रहिए, एक्टिव रहिए, जो दूसरा अगर कोई गलत कर रहा है या कोई शांत रह रहा है उसको नोटिस करिए, लोगों को प्यार बांटिए और लगातार सीखने की कोशिश करिए।
आइए बात करते हैं कि अभी आपने देखा होगा यूपी में लगातार 2 बच्चों की पॉलिसी के लिए बात की जा रही है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चाइना ने 3 बच्चों के लिए पॉलिसी की घोषणा कर दी है। अगर उनकी जरूरत, अगर इसका टॉपिक का लिंक, अगर इसको उन्होंने ये महसूस क्यों किया गया है, क्योंकि चीन ने भी अपने सेंसर निकाला 10 साल बाद, तो उन्होंने वहां पे देखा है कि उनकी जो जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, वो लगातार बहुत तेज गति से गिर रही है, और यही गिरती रही उनकी आगे उनकी जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए वहाँ के जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने वहाँ की ये बोला है कि उनके इस पिछले 1 साल में केवल 1.2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है, जो 1961 के बाद में सबसे कम जन्मे बच्चे हैं। इसलिए उनको ये उन्होंने बोला कि आप 3 बच्चे करने की उन्होंने अनुमति दे दी है। आइए बात करते हैं 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे किगाली समझौते के बारे में। अगर टॉपिक का लिंक देखें, पेपर 3 के संरक्षण और प्रदूषण से संबंधित है। किगाली संशोधन की बात की जाए, ये किगाली है रवांडा की राजधानी, रवांडा है अफ्रीका में। इसको 2016 में अपनाया गया। इसकी संशोधन 2019 की शुरुआत से पहले से लागू हो चुका है। अगर इसका देखें, करता कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेशन, फर्नेसिंग फोम, जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, इसमें जो भी आप रसायन उपयोग करते हैं, उनको क्या किया गया है, उनके रसायनों को, उनकी जो भी हाइड्रोजन प्रभार है, उसको क्या किया गया है, एक सीरीज अनुसार धीरे धीरे कम किया जाएगा। अगर देखें कि किगाली संशोधन के तहत लक्ष्य क्या किए गए हैं, तो इन्होंने देख बोला है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो इस टाइम हम उपयोग कर रहे हैं, उनको लगभग हम 85% तक कम कर दें। साथ ही साथ भारत ने इस लक्ष्य को 2047 तक हासिल करने की बात कही है, जबकि जो विकसित देश हैं वो इसको 2036 तक हासिल करेंगे। चीन और कुछ अन्य देश 2045 तक बात करेंगे। इन्होंने अपने टारगेट खुद ही डिसाइड किए हैं। एक अमीर देश की बात की जाए तो वो तुरंत कटौती शुरू करनी चाहिए उनके अनुसार, और भारत जैसे जो देश हैं वो भी ये 2047 तक का वेट ना करें, बल्कि ये क्या करें, 2021 तक की शुरुआत करें, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। आइए बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होते क्या हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड को टारगेट किया जा रहा है इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे और बदतर हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसके अनुसार बात की जाए तो सबसे अधिक उपयोग होने वाले जो 22 हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की औसत क्षमता को 2500 गुना अधिक बढ़ा दिया है। ये सबसे हानिकारक है। आइए बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ऊपरी वायुमंडल जो ओजोन परत है उसके क्षण के उसके रक्षा के लिए बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपसे आता है कि ओजोन की रक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया है, तो वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कनाडा में स्थित है। उसके अलावा इस प्रोटोकॉल में क्या किया गया है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं और अन्य जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, उनको क्या किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता हासिल की गई है। टॉपिक का लिंक देखें तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ, इसके क्या परिणाम आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या किया, ऊर्जा के एक बड़ा विस्फोट कराने में उन्होंने क्या किया, 2000 जो लेजर बीम थे उनको एक साथ मिलाया और उसके एक छोटे से स्थान पर उनको कंसंट्रेट करा के वहाँ पे एक साथ उनको टकराया। उससे क्या हुआ, उन्होंने देखा जो पहले जो एनर्जी मिल रही थी उससे 8 गुना एनर्जी हासिल हुई है। लेकिन हाँ, ये ऊर्जा बहुत ही कम समय तक चली, मतलब इतना कम समय तक, एक सेकंड के लगभग 1000 ट्रिलियन हिस्से तक चली। लेकिन वैज्ञानिक बोल रहे हैं अगर इसमें हमने इसको हेल्प की तो आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा स्रोत बनेगा। इसको प्रयोग करने के लिए उन्होंने किया क्या था, हाइड्रोजन के 2 अणुओं को मिला टकराया, जो 2 हीलियम बना और उसमें ये चीज़ हुई। तो इसमें आप बात करेंगे कि फ्यूजन क्या होता है और ये किस तरीके से फिजन से अलग है। तो अगर फिजन की बात की जाए तो फिजन में क्या होता है, एक बड़ा अणु जो टूटता है तो 2 टुकड़ों में विभाजित होता है, उसमें एनर्जी निकलती है, होता है फिजन। ये क्वेश्चन आपको अक्सर आता है। और फ्यूजन की बात की जाए तो फ्यूजन यानी फ्यूज होना, मिलना। तो 2 छोटे छोटे अणु मिलते हैं, वो आपस में बड़ा अणु बना लेते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, वो ये जो फिजन है वो क्या सॉरी फ्यूजन है, इसको क्या करें, भविष्य की एक संभावित ऊर्जा मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कोई भी अवशिष्ट गैस या ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं होती। साथ ही साथ क्या है, इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग की जाने वाली जो टेक्नोलॉजी है, तो ऊर्जा छोड़ने के लिए भारी परमाणु नाभिक के बंधन इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ क्या है, इसमें वही मैंने बता दिया आपको, 2 छोटे छोटे हल्के नाभिक होते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद में क्या करते हैं, वो एक बड़ा अणु बनाते हैं, साथ में ऊर्जा रिलीज करते हैं। सन में जो हमारे पास जो ऊर्जा आ रही है वो इसी की तरह इसी प्रोसेस से आ रही है। आइए बात करते हैं अफगानिस्तान के हजारा समुदाय के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जो हजारा समुदाय है वो सिया है और जो तालिबान लोगों में सुन्नी है। तो उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान से लोग वहां से भागकर अफगानिस्तान भी गए थे कि इन पे क्या होता है, लगातार सुन्नी समुदाय पे अटैक करते हैं। तो अभी आपको ये जाति समूह है, तो ऐसा माना जाता है कि मंगोल साम्राज्य है, उनके संस्थापक जो चंगेज खां हैं, ये उनकी सेना के वंशज हैं, जो 13वीं शताब्दी के दौरान पूरे क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उनकी विशिष्ट एशियाई विशेषताएं और हजारगी नामक फारसी बोली का उपयोग वो करते हैं, जो उन्हें बाकी हिस्सों से अलग करती है। तो अभी हुआ क्या, जब तालिबान पे कब्जा कर लिया है तो यहाँ की महिलाओं बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं उन्हें, और इसलिए भयभीत हैं और ये अपने पूरे विश्व में ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये आता है कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है कहाँ की, तो आप बता देना ये उड़ीसा राज्य की है। ये है क्या, स्मार्ट कार्ड योजना बनाई गई है। इसमें क्या होगा, वहाँ के जो 96 लाख जो परिवार हैं
उनको क्या होगा, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो 5 लाख रुपए तक का वहाँ पे सरकार रुपए देगी, आपके पास एक कार्ड होगा, उसको यूज करिए और 5 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य कवरेज वहाँ से मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो महिला अगर लाभार्थी होंगे, अगर महिलाएं अगर कोई बीमार पड़ती हैं तो उनको वो 10 लाख रुपए प्रोवाइड कराएंगे। इस स्मार्ट कार्ड धारकों को राज्य के 200 से अधिक जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं वहाँ पे कैशलेस सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। तो ये है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसमें लगभग 5 लाख का कवरेज मिलेगा और महिलाओं को 10 लाख का मिलेगा। इसी के साथ आज प्रमुख करंट अफेयर्स उनके एनालिसिस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर दिए जाएंगे। नहीं तो आप इसी तरह मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।